बस इतना पढ़ लेना कि तुम जिस किताब को पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा एक चैप्टर लिखा हो। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनाटॉमिकल बायोलॉजी के एक और यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव सेशन को जो है लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 2025 के एग्जाम में होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हम लोगों का कि पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। पुराजीवी प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित है। भ्रूणीय विकास हो गया, जीवाश्म हो गया, तुलनात्मक शरीर विज्ञान और अपसारी विकास। प्यारे बच्चों, ये जो पुराजीवी प्रमाण है, ठीक है ना, ये जीवाश्मी अध्ययन पर आधारित होता है, ठीक है ना। पैलियोजोइक एविडेंसेस जो होते हैं ना, पैलियोजोइक एविडेंसेस जो है ये फॉसिल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ना कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं। अपसारी विकास, अभिसारी विकास, साल्टेशन और समानांतर विकास। तो प्यारे बच्चों, तुल्य रूप संरचनाएं जो होती हैं वो अभिसारी विकास दर्शाती हैं, ठीक है ना। व्हाट डू एनालोगस स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट। एनालोगस स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई, ठीक है ना। कब हुई प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। तो प्यारे बच्चों, गुफा चित्र बनाने की जो प्रक्रिया थी ना, वो 18,000 वर्ष पहले से जो है शुरू हुई थी। 18,000 वर्ष पुरानी जो है परंपरा है गुफा चित्रों का निर्माण। और 10,000 पहले जो है वो इंसान 10,000 पहले जो है कृषि का इतिहास रहा है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री रहा है वो 10,000 ईयर्स एगो का है। और ये जो केव पेंटिंग है, केव पेंटिंग जो है वो क्रिएट की जाती थी 18,000 ईयर्स एगो, 18,000 साल पहले। तो इस क्वेश्चन के लिए आप राइट आंसर टिक आउट करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहा जा रहा है कि समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप बनती हैं। साझा वंश, स्थिर चयन, अभिसारी विकास। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का अभिसारी विकास। सिंकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिंकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स जितने होते हैं वो सब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि जावा कपी मानव की कपाली क्षमता कितनी है, ठीक है ना। जावा कपी मानव की कपाली क्षमता प्यारे बच्चों होती है 900 सीसी। 900 क्रेनियल कैपेसिटी जो है ये जावा कपी मानव की कपाली क्षमता होती है, ठीक है ना। क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एप मैन, जावा एप मैन का क्रेनियल कैपेसिटी हो जाता है 900 सीसी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था। किस युग में प्रथम स्तनपायी दिखाई दिया था। त्रियासिक काल में प्यारे बच्चों, त्रियासिक काल में सबसे पहला स्तनपायी दिखाई दिया था, ठीक है ना। इन विच एरा डिड द फर्स्ट मैमेलियन अपीयर। फर्स्ट मैमेलियन वॉज अपीयर्ड इन त्रियासिक एरा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल देखते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं। तलछटी चट्टाने या फिर अवसादी चट्टाने जो है जिनको हम लोग बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ना, इनमें फॉसिल्स देखने को मिलता है। फॉसिल्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में ज़्यादा देखने को मिलता है। इग्नियस रॉक में नहीं मिलेगा, मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आग्नेय चट्टाने और रूपांतरित चट्टानों में नहीं मिलती हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है। पक्षियों और तितली का डैना जो है वो कैसा अंग है। एटाविस्टिक अंग, अवशेषी अंग, समजात अंग और असमजात अंग। तो प्यारे बच्चों, ये जो पक्षी और तितली का डैना है, पक्षी और तितली का डैना असमजात अंग का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड ए बटरफ्लाई आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन होमोलोगस ऑर्गेन। नॉन होमोलोगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। मनुष्य जो है कौन से ऑर्डर, कौन से कुल का सदस्य है। प्राइमेट और होमोनिडी कुल का सदस्य है मनुष्य, ठीक है ना। प्राइमेट्स के अंडर में रखा गया है ह्यूमंस को, प्राइमेट्स। और होमोनिडी जो है, होमोनिडी हो गया हम लोगों का फैमिली, ठीक है ना। होमोनिडी फैमिली में और प्राइमेट्स जो है ये हम लोगों का हो गया क्या चीज़ बताएं, ऑर्डर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। आए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि पादपों तथा जंतुओं के बीच
की योजक कड़ी किसको माना जाता है? यूग्लिना को। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी जो है वो यूग्लिना को मानते हैं। विच इज कंसिडर्ड टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्यारे बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक जो होता है ना वो हो जाता है यूग्लिना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप पिक करेंगे यूग्लिना को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है ना 11 नंबर कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी थी। प्यारे बच्चों, ये किताब जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाई चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है ना। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमन है उनका साइंटिफिक नेम जो है वो होमो सैपियंस होता है। तो होमो सैपियंस आप इस क्वेश्चन के लिए टिक आउट करेंगे। अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कहा गया है ना कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? बताएं। अपसारी विकास क्रम, साल्टेशन, अभिसारी विकास क्रम, ठीक है ना, और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के जितने शिशुधारी प्राणी थे, मार्सुपियल्स थे, ठीक है ना, उनमें अनुकूली विकिरण जो है वो अभिसारी विकास क्रम को दर्शाता है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो थे उनमें हम लोगों को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिला था। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि आधुनिक मानव का नया और सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन है? तो जो मॉडर्न मैन है ना, इनका नया और प्रागैतिहासिक पूर्वज जो है वो है क्रोमैग्नन ह्यूमन। ठीक है ना, क्रोमैग्नन मानव है। प्यारे बच्चों, जो मॉडर्न मैन है इनके प्री हिस्ट्रिक एंसेस्टर जो हैं वो क्रोमैग्नन मैन है। ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों से कहा जा रहा है कि डार्विन की फिंचे बताइए क्या है? डार्विन की फिंचे गैलापैगोस द्वीप पर उपस्थित पक्षियों का एक प्रकार। ठीक है ना, गैलापैगोस द्वीप पर उपस्थित पक्षियों का एक प्रकार है डार्विन की फिंचेस, डार्विनियन फिंचेस, ए टाइप ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन गैलापैगोस आइलैंड। हमने पढ़ा है कि डार्विन जो है वो अपने सी वॉयज के दौरान, समुद्री यात्रा के दौरान गैलापैगोस आइलैंड पे गए थे और उन्होंने फिंच चिड़िया देखी थी HMS बीगल जहाज से। उनके जहाज का भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है ना। HMS बीगल जो है एक सेल शिप था और उससे जो है उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा पूरी की थी, पूरी दुनिया की। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, बताएं किसके द्वारा? समजात अंगों द्वारा, समवृत्ति अंगों द्वारा। ठीक है ना। अभिसारी विकास जो होता है वो समवृत्ति अंगों द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है ना। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये रिलेट कर रहा है एनालोगस ऑर्गन से। ठीक है ना। जो भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है वो एनालोगस ऑर्गन्स को दिखाता है। ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों, जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है गाय के द्वारा, काऊ। ठीक है ना। काऊ जो है ना वो शो नहीं करती है एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए एविडेंस को शो नहीं करती है काऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका काऊ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि विकास की विलुप्त कड़ी है। विकास की विलुप्त कड़ी कौन है? फेरेटिमा है, पेरिपेटस है, लिमुलस है, आर्कियोप्टेरिक्स है। तो विकास की विलुप्त कड़ी प्यारे बच्चों हम लोगों का हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। विकास की विलुप्त कड़ी जो है वो हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है कहा गया है ना कि हार्डी वेनबर्ग के नियम की व्याख्या करता है, बताइए कौन? आनुवांशिक साम्यावस्था की। ठीक है ना। हार्डी वेनबर्ग के नियम की व्याख्या करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हार्डी वेनबर्ग जो है ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है ना कि क्या डार्विन, नव डार्विन वाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? ठीक है ना। उत्परिवर्तन है, प्राकृतिक चयन है, इनमें से कोई नहीं, और ये दोनों। अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन? इनमें से कौन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन ये दोनों जो है इवोल्यूशन के लिए जिम्मेवार हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप टिक आउट कर सकते हैं। ये दोनों जो है इस क्वेश्चन के लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें।
अगला सवाल जो है कहा गया है ना कि मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लीपर अभिव्यक्त करते हैं, किसका अभिव्यक्ति करते हैं? तो ये प्यारे बच्चों समजात अंग होते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन हैंड्स, बैट्स विंग्स एंड व्हेल्स फ्लीपर आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? फाइलोजेनी कहलाता है प्यारे बच्चों। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइलोजेनी। आइए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। एग्जाम करीब है, इस समय एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, ठीक है ना। फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्यारे बच्चों ये लैमार्क ने लिखी थी। फिलोसॉफिक जूलॉजिक जो बुक थी ये जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा लिखी हुई बुक है, ठीक है ना। आए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि कौन सी ऐसी परिघटना में जैव विकास में प्राकृतिक चयन की डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? ठीक है, कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता का उत्पन्न होना। समझ में आ रहा है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट्स, ठीक है ना। विच वन फेनोमिनॉन सपोर्ट्स डार्विन्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा गया ना हम लोगों से कि तितली तथा पक्षी के पंख है, तितली एवं पक्षी के पंख है, अवशेषी अंग, समजात अंग, समवृत्ति अंग, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों तितली और पक्षी के पंख जो होते हैं वो समवृत्ति अंगों के एग्जाम्पल होते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हर एक क्वेश्चन का, ताकि आपके फ़ोन में जो है ये सेव हो जाए। देखें, पेंजिनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? तो वो डार्विन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। पैनजेनेसिस थ्योरी वाज रिप्रेजेंटेड बाय डार्विन, ठीक है ना। पैनजेनेसिस का थ्योरी जो है वो डार्विन ने प्रपोज किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से संयोजक कड़ी कौन है? एकिडना ये भी है, पेरिपेटस ये भी है, प्रोटोप्टेरस ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। कनेक्टिंग लिंक इनमें से कौन है? तो इन चारों में से कनेक्टिंग लिंक ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। ये सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें। मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं कर्ण पेशियां, खोपड़ी की पेशियां, उदर पेशियां, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। एब्डोमिनल मसल, ईयर मसल, स्कैल्प मसल्स, ये सभी जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल होंगे ह्यूमंस में। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि मीसोजोइक युग है, बताइए किन का है? मीसोजोइक युग में कौन आए थे? तो प्यारे बच्चों हम लोग टिक आउट करेंगे सरीसृप। मीसोजोइक युग में सरीसृप आए थे, ठीक है ना। मीसोजोइक एरा जो था वो सरीसृपों का था, रेप्टिलियंस का था, रेप्टाइल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, लीडरबर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था? तो लीडरबर्ग का प्रयोग जो है प्यारे बच्चों अनुकूलन से संबंधित था, एडेप्टेशन से संबंधित था। लीडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट जो है वो अनुकूलन से संबंधित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि आनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? तो अगली पीढ़ी की जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। ये जो जीन इंटेंसिटी होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो जीन इंटेंसिटी लाता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन। कहा जा रहा है ना कि डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर जो है वो मेसोजोइक युग में उपस्थित थे। मेसोजोइक एरा जो था हम लोगों ने पढ़ा है, मेसोजोइक एरा में जो है डायनासोर्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा बताया गया है? तो प्यारे बच्चों केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो देने वाले थे ओपेरिन और हाल्डेन, ठीक है ना। AI ओपेरिन और JBS हाल्डेन, ये दोनों लोग थे जिन्होंने केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रपोज किया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हम लोग जो है इनके नाम को देख लेंगे एक बार। और फिर देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण जो है वो जीवाश्मों के द्वारा मिलता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वो मिलता है हम लोगों को फॉसिल्स के द्वारा, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें।
35 नंबर कहा जा रहा है कि मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की, कौन थे वो? तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की वो थे क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन ह्यूमन जो थे ये गुफा चित्र बनाते थे, ठीक है ना, गुफाओं में चित्र बनाते थे। इसके बाद देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये तो बहुत फेमस जो है वो स्टेटमेंट था डार्विन का, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म फिट होगा वो सर्वाइव करेगा इस अर्थ पे, जो नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आप टिक आउट करेंगे डार्विन को, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित नहीं हुआ था? ग्लूटामिक अम्ल। प्यारे बच्चों, ये तीनों बने थे, ठीक है ना, ये तीनों जो है अमीनो अम्ल बने थे उनके प्रयोग में। किनके? स्टैनले मिलर का जो प्रयोग था उसमें जो है ये तीनों अमीनो एसिड्स जो है बने थे, ग्लूटामिक अम्ल नहीं बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ग्लूटामिक अम्ल, ये अमीनो एसिड नहीं बना था उनके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है हार्डी वेनवर्क को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? बताइए, प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन या पुनर्संयोजन? तो प्यारे बच्चों, इन सभी की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में जो है लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। हार्डी वेनवर्क कैन बी अप्लाइड इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? संश्लेषणात्मक विकास, ठीक है ना, संश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज कंसिडर इवोल्यूशन एज द कॉज ऑफ चेंज इन ए जीन फ्रीक्वेंसी? सिंथेटिक थ्योरी। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा राइट आंसर हम लोगों का सिंथेटिक थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया विभिन्नताओं के उद्गम में। प्यारे बच्चों, विभिन्नताओं के उद्गम में, इन द ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है ना, द मेन चेंजेस मेड इन द थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म बाई नियो डार्विनिज्म वेयर इन द ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि क्रमिक विकास में योगदान है, कौन योगदान है क्रमिक विकास में? तो प्यारे बच्चों, पर परागण जो होता है ना, ये क्रमिक विकास करवाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो क्रमिक विकास में सबसे ज़्यादा सहायक है। डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? तो डार्विन की फिंचेज जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, इन चारों ऑप्शंस में से जो है सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो है अनुकूली विकिरण जो है सही दिख रहा है। एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है डार्विन की फिंचेस, ठीक है ना, डार्विनियन फिंचेस जो है वो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखें, इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, तो अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है प्यारे बच्चों आंख की अपर्यायता, ठीक है ना, ओपेसिटी ऑफ द आई, ओपेसिटी ऑफ द आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन? कोकाइजियल जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। रिटेंटिव लैमिना, ठीक है ना, निवेशक पटल इसको हम लोग जो है कहते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। और वॉमिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना, कृमि रूपी परिशेषिका। तो ये सभी जो है उदाहरण हैं, ठीक है ना, अवशेषी अंगों के उदाहरण हैं। ये ओपेसिटी ऑफ द आई ये एग्जाम्पल नहीं है अवशेषी अंगों का, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? तो समजातीय संरचना नहीं है प्यारे बच्चों पेंगुइन और डॉल्फिन के पख, ठीक है ना, पेंगुइन और डॉल्फिन के पख ये समजातीय संरचना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोलोगस स्ट्रक्चर? तो होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोगों का डार्विन विंग्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, ठीक है ना, विंग्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, ठीक है ना, जीवन की उत्पत्ति और विकास से रिलेटेड है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। एस.एल. मिलर, स्टैनले मिलर इज रिलेटेड टू ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? ड्रायोपिथिकस जो है प्यारे बच्चों वो लंगूर के समान थे, एप के जैसे थे ड्रायोपिथिकस। इनका सीक्वेंस हम लोग जरूर याद रखेंगे। ड्रायोपिथिकस हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, ठीक है ना।
उसके बाद होमो हैबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस और होमो सैपियंस। तो ये सीक्वेंस जो है हम लोगों को याद रखना होगा प्यारे बच्चों। इसके बाद देखें हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। तो ये अवधारणा देने वाले थे एआई ओपेरिन और जेबीएस हाल्डेन, ठीक है ना। द कंसेप्ट दैट केमिकल इवोल्यूशन अक्योर्ड बिफोर ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाज गिवन बाय हुम, एआई ओपेरिन एंड जेबीएस हाल्डेन। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एआई ओपेरिन एंड जेबीएस हाल्डेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है निरंतर विविधता, ठीक है ना। निरंतर विविधता, कंटिन्यूअस डाइवर्सिटी। कंटिन्यूअस डाइवर्सिटी जो है वो नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखें एकिडना क्या है। तो प्यारे बच्चों एकिडना जो है वो योजक कड़ी है। एकिडना जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है, समझ में आ रहा है ना। एकिडना हो गया ये कनेक्टिंग लिंक हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है सिनोजोइक युग जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है बताइए। स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल कहलाता है। ये स्तनधारी और आधुनिक वनस्पतियों का काल कहलाता है प्यारे बच्चों। जो सिनोजोइक एरा होता है वो एज है मैमल्स और मॉडर्न प्लांट्स का, एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न प्लांट्स का, ठीक है ना। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। कार्बन दिनांकन, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग मेथड। जो भी फॉसिल्स का एज होता है वो कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा जो हम लोग जानते हैं। तो द एज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज मेजर्ड बाय कार्बन डेटिंग मेथड। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखें डायनासोर हैं, बताएं डायनासोर क्या है। जीवित सरीसृप, विलुप्त सरीसृप, विलुप्त उभयचर और आदिम सरीसृप। तो प्यारे बच्चों डायनासोर जो है ना ये विलुप्त सरीसृप है, ठीक है ना। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, रेप्टिलियंस हैं ये, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों ये था हम लोगों का आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 7 से आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन किया हम लोगों ने, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पे बने रहें, बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा चैप्टर 8, 9, 10 और जो भी चैप्टर्स बच गए हैं क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। उनका सेशन जो है हम लोग बहुत जल्द ही करने वाले हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जो है मन लगा कर करें। बहुत कम समय बचा है एग्जाम में। फिर से एक बार इस बार जो है 1 फरवरी को आपको अपने कोचिंग का नाम और अपने माता पिता का नाम जो है रोशन करना है। धन्यवाद बच्चों।